हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहर आईएएस। माय नेम इज गौरव। तो आज 6 सितंबर 2021 है। आज का न्यूज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या है? इट इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। द नंबर ऑफ, तो जो न्यूज है दैट इज द नंबर ऑफ स्टेबल कॉइन्स इन सर्कुलेशन ग्लोबली हैज जंप्ड फ्रॉम $29 बिलियन इन जनवरी to $117 billion as of early September according to the blog, a publication dedicated to क्रिप्टो करेंसी। तो जो द ब्लॉग है जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पब्लिकेशंस करता है, तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि जनवरी में जो स्टेबल कॉइन्स का सर्कुलेशन था, मतलब जो इकोनॉमी में सारी दुनिया भर में जो स्टेबल कॉइन्स का नंबर था दैट वाज $29 बिलियन, और सितंबर तक आते आते वो बढ़ के हो गया है $117 बिलियन, ऐसा उन्होंने बताया है। तो देखते हैं कि स्टेबल कॉइन्स होते क्या हैं। अगर नॉर्मली हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल नेचर की होती है। वॉलेटाइल नेचर, उसका कुछ पता नहीं है कि कब वो बढ़ जाए या कब वो घट जाए। अगर पिछले 4-5 महीने के पहले की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था उनका बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि जस्ट एक ट्वीट, जैसे एलन मस्क ने एक ट्वीट किया तो क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। तो दे आर नॉट स्टेबल। तो उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ दैट्स वेयर स्टेबल कॉइन्स कम इन। तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए कुछ लोगों ने स्टेबल कॉइन्स का इजाद किया। और स्टेबल कॉइन्स होता क्या है कि होते ये भी क्रिप्टो करेंसी है, बट दे आर पैक्ड टू स्टेबल एसेट्स। मतलब किसी भी स्टेबल एसेट के साथ वो पैक्ड होते हैं कि अगर आप ये खरीद रहे हैं तो दे आर अटैच्ड विद सम स्टेबल एसेट्स, कॉमनली द डॉलर्स। मतलब जो सबसे कॉमन स्टेबल एसेट है वो डॉलर के साथ, मतलब उनको अगर क्रिप्टो करेंसी को हम डॉलर के साथ पैक कर दें तो वो फिर स्टेबल कॉइन्स हो जाते हैं। तो स्टेबल कॉइन्स का काम क्या था? दे आर मेंट टू प्रोवाइड द स्टडी वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट इशूड मनी इन डिजिटल फॉर्म फॉर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस, बट दे आर इशूड बाय प्राइवेट एंटिटीज। तो जो गवर्नमेंट इशूड मनी है, गवर्नमेंट इशूड मनी क्या होता है? जो भी करेंसी होती है कंट्री की, जैसे डॉलर, तो डॉलर इज अ गवर्नमेंट इशूड मनी। तो उस गवर्नमेंट इशूड मनी का डिजिटल फॉर्म में एक वैल्यू देते हैं फॉर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, बट दे आर इशूड बाय प्राइवेट एंटिटीज। तो लेकिन इनको जो स्टेबल कॉइन्स है उनको प्राइवेट एंटिटी इशू करती हैं। तो जो सबसे पॉपुलर डॉलर टाइड टोकन्स हैं वो है टीथर। टीथर बहुत पुराना और टीथर सबसे भरोसेमंद स्टेबल कॉइन्स माना जाता है। अगर आप क्रिप्टो में कभी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा टीथर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज आफ्टर बिटकॉइन। सबसे फेमस तो बिटकॉइन है, अभी बहुत न्यूज में और एड्स में देखते रहते होंगे। बिटकॉइन बहुत चल रहा है। और उसके बाद अगर कोई है जो सबसे कह सकते हैं फेमस है और सबसे सेफ अगर इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज टीथर एंड यूएसडी कॉइन्स। The first stable coins created in 2014 was Tether. Tether सबसे पहले stable coins था। Source of this news is the Indian Express. Second news is the ब्राह्मणी रिवर। द ब्राह्मणी रिवर ये क्यों न्यूज में है? ब्राह्मणी रिवर ने जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने दे हैव एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द मासिव डाइवर्जन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द ब्राह्मणी रिवर बेसिन व्हिच कुड पोज अ ग्रेव थ्रेट टू द फेमस मैंग्रोव वेजिटेशन इन ओडिशा। तो ब्राह्मणी रिवर ओडिशा में है। तो एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि जो ब्राह्मणी रिवर का पानी है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के लिए। तो वो एक बहुत घातक साबित हो सकता है। किसके लिए? क्योंकि ब्राह्मणी रिवर जो है वहां का मैंग्रोव जो वो जब जाती है या फिर जब वो सी में जाके गिरती है तो वहां मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो अगर इसका पानी डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो काफी हद तक वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल साबित होगा। तो ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। तो देखते हैं ये है क्या, न्यूज में ऐसा क्यों आया है। तो जो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे द टालचर अंगुल कोल माइंस स्टील एंड पावर प्लांट्स एज वेल एज द काली गंगानगर एंड पावर हब आर ड्रॉइंग इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द ब्राह्मणी रिवर। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, एक ये है कोल माइंस, स्टील पावर प्लांट एज वेल एज द कालिन गंगानगर स्टील एंड पावर हब। ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो ब्राह्मणी रिवर का फ्रेश वाटर ले रही हैं। The Brahmani River is major seasonal river in the Odisha state of eastern India. The Brahmani River is formed by the confluence of Sank and South Coal River. तो जो ब्राह्मणी रिवर है वो वन ऑफ द मेजर रिवर्स है ईस्टर्न इंडिया की, ओडिशा की। और वो बनती कैसी है? वो संख और साउथ कोल रिवर को जब वो दोनों मिलती हैं उसके बाद से वो ब्राह्मणी रिवर बनती है। तो टुगेदर विद द रिवर बैतरनी इट फॉर्म्स द लार्ज डेल्टा बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल एट द धमरा। तो एक ब्राह्मणी रिवर और बैतरनी रिवर, अगर ये दोनों रिवर मिलके बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती हैं समुद्र में, तो वहां गिरने से पहले वो एक बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और वो डेल्टा जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, मैंग्रोव जो वहाँ ग्रोथ है मैंग्रोव प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वहां पे एक नोटिफाइड रामसर
वेटलैंड साइट है भीतरकनिका। जो भीतरकनिका है दैट इज अ नोटिफाइड रामसर वेटलैंड, इज स्प्रेड ओवर 195 स्क्वायर किलोमीटर, इज होम टू 62 मैंग्रोव स्पीसीज। तो जो ये डेल्टा है वहां पे है भीतरकनिका, और यहाँ पे 195 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 62 मैंग्रोव स्पीसीज होती हैं यहाँ पे। द प्रोपोर्शनेट फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम द ब्राह्मणी रिवर बेसन एंड द खारासोता रिवर कीप द सैलिनिटी लेवल ऑफ वाटर अलोंग द शोर डाउन। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहां पे नॉर्मली अगर जो फ्रेश वाटर लगातार गिरता रहता है ब्राह्मणी रिवर से और खारा स्रोत रिवर से, तो उससे क्या होता है जो सैलिनिटी लेवल है, जो खारापन है पानी का, जो समुद्र के किनारे है तो वहां खारापन होगा ही होगा, तो खारापन है वो एक लेवल में रहता है। मतलब जो वहां पे ब्रैकिश वाटर चाहिए होता है मैंग्रोव के लिए वो बना रहता है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, नमकीन पानी बट खारा नहीं, मतलब एक समुद्र का पानी बहुत खारा होता है उससे कम, तो ब्रैकिश वाटर वहां बना रहता है। लेकिन अगर वहां फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है वो अगर यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी तो टोटल फ्रेश वाटर जो गिरेगा उसमें डेल्टा में वो उतना नहीं रहेगा। तो जब उतना रहेगा तो सैलिनिटी लेवल राइज हो जाएगी, और सैलिनिटी लेवल राइज हो जाएगी तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए वो बहुत हार्मफुल साबित होगा, ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू। द थर्ड न्यूज इज टीचर्स डे। जैसा आप सबको पता होगा कल यानी कि 5 सितंबर को हमने टीचर्स डे मनाया, और टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है ये आप सबको पता है, क्योंकि दैट इज द बर्थडे ऑफ श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सबको देश भर को ग्रीट किया, और उन्होंने सबके टीचर्स डे के दिवस पर उन्होंने सबको विश किया, और बी सेलिब्रेट द टीचर्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आइए आज कुछ फैक्ट्स हैं इनके राधाकृष्णन जी बारे में, उनको देखते हैं। तो जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज एन इंडियन फिलोसोफर, एकेडमिक एंड स्टेट्समैन हु सर्व्ड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे ये, और उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट मैसूर एंड कैलकाता यूनिवर्सिटी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ प्रोफेशनल चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फिलोसफी के प्रोफेसर थे ये मैसूर यूनिवर्सिटी में एंड देन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ प्रोफेशनल चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में प्रोफेशनल चेयर होल्ड करी। His philosophy was grounded to Advaita Vedanta, reinterpreting this tradition for a contemporary understanding। तो ये अद्वैत वेदांता जो है वो जो इंडिया में 6 फिलोसफीज कही जाती हैं, देयर आर 6 फिलोसफीज इन इंडिया, उनमें से एक है, तो ही फॉलोड दिस फिलोसफी। अद्वैत वेदांता क्या होता है, जैसे कुछ फिलोसफीज में मानते हैं आत्मा परमात्मा, कुछ में मानते हैं कि निराकार होता है, कुछ में मानते हैं साकार होता है, तो ये अलग अलग फिलोसफीज है। अद्वैत वेदांता में क्या होता है कि डुअलिटी नहीं है, मतलब डुअलिटी क्या होता है, आत्मा और परमात्मा दे आर डुअल। तो अद्वैत वेदांता का ऐसा कुछ नहीं है, वो मानते हैं कि एक ही है, और दैट इज आर कंसाइंस, जो हमारा कंसाइंस है वही एक है और सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। तो वो उसको फॉलो करते थे, और उस फिलोसफी को उन्होंने नॉर्मल लोगों के लिए, कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए री इंटरप्रेट किया उन्होंने, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए उस चीज को री इंटरप्रेट किया। ही वॉज अवार्डेड सेवरल हाई अवार्ड्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले उनको अपने लाइफ में, जैसे कि नाइटहुड 1931 में मिला, भारत रत्न मिला 1954 में, ऑनरी मेंबरशिप ऑफ ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1963। He was also one of the founder of Helpage India non-profit group for all elderly unprivileged in India। Helpage India के बारे में आपने सुना होगा, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप है जो बुजुर्गों के लिए है, जो मोस्टली वृद्धाश्रम और बुजुर्गों के लिए और भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, और इसके वो वन ऑफ द फाउंडर्स रहे हैं हेल्पेज इंडिया के। तो सर्वपल्ली बिलीव द टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। सिंस 1962 हिज बर्थडे हैज बीन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। तो सर्वपल्ली जी का मानना था कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स ऑफ कंट्री, तो जो टीचर हैं वो देश के सबसे अच्छे माइंड्स होने चाहिए। तो 1962 के बाद से उनके बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज टाइम्स ऑफ इंडिया। फोर्थ न्यूज इज कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स क्यों न्यूज में है कि हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया टू कंडक्ट फर्दर ट्रायल्स ऑफ इट्स वैक्सीन कॉर्बेवैक्स ऑन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। तो हैदराबाद की कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, तो इसकी एक वैक्सीन है जो कि ट्रायल में है, कोर्बेवैक्स नाम है वैक्सीन का। तो जो डीजीसीआई है उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है कि वो आगे जो और ट्रायल है इनके, जो कि चिल्ड्रन और एडोलेसेंट, चिल्ड्रन बच्चे और एडोलेसेंट क्या होते हैं जो मतलब एडल्ट नहीं होते हैं लेकिन बच्चे भी नहीं होते, जैसे 16 से 18 या 20 तक की एज होती है, दैट इज एडोलेसेंट। तो उन पर अपना वो आगे प्रयोग कर सकते हैं, तो उनको फर्दर ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है डीजीसीआई के द्वारा।
तो कोरोवैक्स है क्या? कोरोवैक्स इज बेस्ड ऑन वैक्सीन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटीन एंटीजन। इन दिस केस द स्पाइक प्रोटीन विच बाइंड्स टू द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स टू ACE2 रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड फैसिलिटेट वायरस एंट्री। तो जो स्पाइक प्रोटीन होती है, जब वायरस की एंट्री होती है, तो जो प्रोटीन जो स्पाइक करती है, जो एंजियोटेंसिन जो होता है, जो एंजाइम 2 को कन्वर्ट करता है, तो उसमें जो बाइंड होती है वो स्पाइक प्रोटीन, जब वायरस की एंट्री होती है हमारे शरीर में, तो स्पाइक प्रोटीन बढ़ जाती है। और जब स्पाइक प्रोटीन बढ़ती है तभी हमारी एंटीबॉडीज बढ़ती है। लेकिन जब क्या होता है, नॉर्मली जब स्पाइक प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारी एंटीबॉडीज उसके लेवल पे एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होती है, तो वो घातक हो जाता है। तो कोर्बेवैक्स का है वो इसी वैक्सीन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वो नॉर्मली क्या करेगा, द बॉडी ओन सेल देन मेक मोर कॉपीज ऑफ प्रोटीन देन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पोटेंशियल फ्यूचर इन्फेक्शन। तो कोर्बेवैक्स जब बॉडी में डाली जाएगी तो ये स्पाइक प्रोटीन को बनाएगा। जब स्पाइक प्रोटीन बनेगी तो एंटीबॉडी भी बनेगी, तो ज्यादा बनेगी। तो एंटीबॉडी जब ज्यादा बन जाएगी, अगर फ्यूचर में हमें कोई इन्फेक्शन वायरस अटैक करता है तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पहले से रहेंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है पूरा कोर्बेवैक्स का। द फिफ्थ न्यूज इज डायनासोर इन इंडिया। डायनासोर इन इंडिया क्यों न्यूज में है? क्योंकि 3 स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स की फुटप्रिंट जो है वो थार डेजर्ट, जो हमारे इंडिया में राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, उसके जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में 3 स्पीसीज डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले हैं, प्रूविंग द प्रेजेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट विच फॉर्म द सी शोर ऑफ टेथीज ओशन ड्यूरिंग द मीजोजोइक एरा। तो इससे अगर फुटप्रिंट मिले तो उससे क्या प्रूफ होता है? उससे ये प्रूफ होता है कि हमारे वेस्टर्न पार्ट में डायनासोर रहे हैं मीजोजोइक एरा में। मीजोजोइक एरा क्या होता है? ये एरा को हम लोग एज ऑफ रेप्टाइल्स या फिर डायनासोर एज भी कहते हैं। तो मीजोजोइक एरा में जो क्या होता है, जैसे अभी हमारे जो इतने सारे जो कॉन्टिनेंट्स, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो पहले अगर मीजोजोइक एरा के बारे में आप पढ़ेंगे तो 2 ही कॉन्टिनेंट माने जाते थे, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। और लॉरेशिया नॉर्थ में था और गोंडवाना नीचे था। उसके बीच को जो उनको सेपरेट करता था वो था टेथिस ओशन, जो अभी बहुत सारे ओशन है, पहले यही एक माना जाता था, टेथिस ओशन उनको सेपरेट करता था। तो टेथिस ओशन का सीशोर जो है, अगर ये माना जाता है कि जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, वो टेथिस ओशन के कोस्टल एरिया में था, मतलब उनके सीशोर पे था। तो वहां पर उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो फुटप्रिंट्स कहाँ मिले हैं? द फुटप्रिंट्स मेड इन द सेडिमेंट और सिल्ट ऑफ द सीशोर लेटर बिकम परमानेंटली स्टोन लाइक। दे बिलोंग टू 3 स्पीसीज ऑफ डायनासोर। तो फुटप्रिंट्स हैं वो किसी जमाने में जब टेथिस सी था तो सिल्ट, जो सीशोर का सिल्ट होता है, जैसे समुद्र के किनारे पर जो सिल्ट होती है, जो मिट्टी जमा होती है, तो उस पे बने होंगे नॉर्मली। लेकिन बाद में जब वो सी नहीं रहा और पूरा ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के बाद जब 5 कॉन्टिनेंट बन गए, तो उसके बाद वो परमानेंटली रॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उस पर फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। तो 3 स्पीसीज है, वही है यूब्रोंटिस CF गाइगेंटियस, Eubrontis glenroensis and Gralata tenuis. While the Giganteus and Glenroensis species have 35 सेंटीमीटर फुटप्रिंट्स, तो इन दोनों की तो 35 सेंटीमीटर का फुटप्रिंट्स है, थर्ड स्पीसीज का 5.5 सेंटीमीटर का फुटप्रिंट्स है। द फुटप्रिंट्स वर 200 मिलियन ईयर ओल्ड। दे वर फाउंड नियर जैसलमेर थाइयार्ड विलेज। तो 200 मिलियन ईयर ओल्ड माने जा रहे हैं कि ये फुटप्रिंट 200 मिलियन ईयर ओल्ड है और जैसलमेर के थाइयार्ड विलेज के पास ये मिले हैं। तो डायनासोर स्पीसीज आर कंसीडर्ड टू बी द थेरोपॉड टाइप। तो जो डायनासोर की स्पीसीज जिनके फुटप्रिंट मिले हैं उनको ऐसा मानना है कि वो थेरोपॉड टाइप के हैं। और इसी टाइप में क्या होता है, इनका एक फीचर, डिस्टिंग्विश्ड फीचर होता है, हैलो बोन्स एंड फीट विद 3 डिजिट, मतलब उनके 3 पंजे होते हैं। ऑल ऑफ द 3 स्पीसीज बिलोंगिंग टू अर्ली जोरासिक पीरियड वर कार्निवोरस। और तीनों अर्ली जोरासिक पीरियड से बिलोंग करते हैं और तीनों कार्निवोरस माने जा रहे हैं। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू। 6 न्यूज इज नीफा वायरस। नीफा वायरस फिर से न्यूज में है और ये एक चिंता वाली बात है। आफ्टर द गैप ऑफ ओवर 3 years, a case of zoonotic Nipah virus infection was reported in Kozhikode district of Kerala with the death of 12-year-old boy from Pazhur near Chatamangalam at a private school. तो 3 साल पहले, जैसे आपको पता होगा, नीफा वायरस ने बहुत हैवॉक क्रिएट किया था पूरे दुनिया में और साउथ इंडिया में, इंडिया के सदर्न पार्ट में तो बहुत ही ज्यादा था। तो 3 साल बाद फिर से ये न्यूज में है क्योंकि नीफा वायरस का एक केस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में, वहां पर मिला है। और एक 12 साल का बच्चा जो कि छतामंगलम एक जगह है, वहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है नीफा वायरस के कारण। तो ये फिर से न्यूज में है। पहले देखते हैं कि नीफा वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है। नेचुरली जो उसके होस्ट होते हैं वो होते हैं बैट्स, फ्रूट बैट्स, जो फ्रूट्स पर खाने वाले या फ्रूट पर बेस्ड जो चमगादड़ होते हैं वो उनके होस्ट होते हैं। तो या तो वो डायरेक्ट जिन फ्रूट्स को उन्होंने खाया हो, अगर उसको हम लोग कंज्यूम कर लेते तो हमें डायरेक्ट हो सकता है, या फिर वो किसी
जानवर के थ्रू, जैसे उन्होंने पिग के पास आए और पिग को लोग कंज्यूम करते हैं और उसको फिर यहाँ आ गया और यहाँ से नॉर्मली अपने दोस्तों में भी ये फैला सकता है। तो ये साइकिल होती है निफा वायरस को सर्कुलेट करने वाली। तो वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम एनिमल्स एंड कैन ऑल्सो बी पास थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसा मैंने बताया कि वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, तो वही है ये। द फ्रूट बैट्स आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द वायरस। तो फ्रूट बैट जो है वो नेचुरल रिजर्वायर है वायरस के। द इन इन्फेक्टेड पीपल इट कॉज अ रेंज ऑफ इलनेस फ्रॉम एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड फेटल एनसीफेलिटिस। The virus can also cause severe disease in animals such as pigs, resulting in significant economic losses of farmers. तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स ये हैं कि कभी कभी तो एसिम्टोमेटिक होता है कि कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे। जो निफा वायरस से कंटेमिनेटेड आदमी है उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। और अगर सिम्टम्स होते हैं तो क्या क्या होते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस क्या होता है? सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारियां वो हो जाती हैं। और फेटल एंसीफेलाइटिस क्या होता है? जो स्वेलिंग ऑफ आवर ब्रेन, जो अगर हमारा ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है तो वो हो सकती है। दूसरा कि एनिमल्स में भी ये सीवियर डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे पिग्स में अगर सीवियर, और पिग्स की जो फार्मर्स होते हैं, जो पिग का फार्मिंग करते हैं लोग, पालन करते हैं उनका, तो उनके लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। देयर आर करंटली नो ड्रग्स और वैक्सीन स्पेसिफिक फॉर नीफा वायरस इन्फेक्शन, ऑल्दो WHO हैज आइडेंटिफाइड नीफा इज अ प्रायोरिटी डिसीज फॉर द WHO रिसर्च डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट। जबकि WHO ने नीफा वायरस को प्रायोरिटी डिसीज घोषित कर दिया है, लेकिन स्टिल अभी तक कोई भी ड्रग और वैक्सीन जो नीफा वायरस के लिए नहीं है। सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू। 7th न्यूज इज इंस्पायर सैटेलाइट 1 CubeSat। तो इंस्पायर सैटेलाइट 1 CubeSat डेवलप्ड अंडर द इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि इंस्पायर इज रेडी फॉर लॉन्च, द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST हैज सेड। तो IIST ने कहा है कि जो इंस्पायर CubeSat जो सैटेलाइट है, जो कि इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, जो इंस्पायर प्रोग्राम है इसके अंडर बनी है, वो लॉन्च के लिए रेडी है। तो देखते हैं कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट इट इज ए स्मॉल सैटेलाइट दैट वेज लेस देन 10 kg, 10 kg से कम इसका वेट है, और विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड ऑन एन अपकमिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से कि ये लॉन्च व्हीकल जो है उस पर लॉन्च किया जाएगा, और द मिशन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू। तो इस न्यूज इज वुमेन एंड जुडिशरी ये काफी दिनों से न्यूज में है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब 9 जजेस ने एक साथ ओथ ली थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से 3 वुमेन थी, और उन 3 वुमेन के इंडक्शन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस ऑफ वुमेन है, मतलब जो वुमेन जजेस हैं वो 4 हो गई हैं, तो इसलिए न्यूज में है। तो कल CJI NV रमन्ना ने लेमेंटेड दैट वेरी फ्यू वुमेन फाइंड रिप्रेजेंटेशन एट द टॉप एंड एडमिटेड दैट इवन मेयर 11% ऑफ वुमेन ऑन द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अचीव्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो 4 वुमेन होने के बाद जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में वो 11% हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 11% भी एक अचीव करना बहुत मुश्किलों के बाद, ग्रेट डिफिकल्टी के बाद इसको अचीव किया गया है 4 वुमेन होने के बाद। तो देखिए कितनी एक हम लोग कहते हैं कि वुमेन को बहुत राइट्स मिलने लगे हैं, लेकिन देखिए 11% में भी इतनी मुश्किलें हो रही हैं, तो इट इज नॉट गुड फॉर वुमेन और फॉर आवर कंट्री। तो NV रमन्ना ने उन्होंने कहा है कि बहुत कम वुमेन है जो कि जिनको ऊपर जाने का, एक रिप्रेजेंट करने का मौका मिल पाता है। तो देखते हैं अगर हम कुछ निचले कोर्ट्स की बात करें, जो बिहार में जैसे टोटल जजेस हैं वो 1002 हैं और वुमेन जजेस हैं वो 99 है केवल, और झारखंड में 448 टोटल जजेस हैं और 62 वुमेन जजेस हैं, केवल 13% है। और रिजर्वेशन तो देखिए सिर्फ 35% यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है सिर्फ। तो रिजर्वेशन तो बहुत कम स्टेट्स में है। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी बहुत कम है। सिर्फ दिल्ली है जहां पे 31% से ज्यादा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वहां पे, और ऑल इंडिया में तो देखिए सिर्फ 28.60% जो है जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है कोर्ट्स में। तो CJI remarks come within days of Supreme Court collegium led by him scripting history by successfully recommending 3 women judges to court in one go. The court has 4 women judges now. जैसा मैंने बताया कि जो CJI का रिमार्क है वो ये सुप्रीम कोर्ट में अभी 4 वुमेन हो गई हैं 3 वुमेन के इंडक्शन के बाद, तो उसके रिलेटेड आया है ये। तो देखते हैं, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन लॉयर्स सफर्ड विद इन द प्रोफेशन एंड कंटिन्यू टू फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इवन आफ्टर दे रीच द टॉप। वुमेन लैक बेसिक एम्यूनिटीज इन कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस।
women do not have restrooms in lower court. It is difficult for them to wait for long hours in the court corridors. तो जो वुमेन लॉयर्स हैं वो चाहे टॉप पे पहुंच जाती है, उसके बाद भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. जैसे जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं वुमेन के लिए, वो कोर्ट परिसर में नहीं होती हैं, या फिर वहां जहाँ रेस्टरूम्स हैं भी अगर कोर्ट में, तो उनको कॉरिडोर्स में बहुत बहुत देर वेट करना पड़ता है, जो कि वुमेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. और उनको अपना घर भी देखना है, फिर बहुत सारी चीजें वुमेन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं. और हम सिर्फ कोर्ट्स की क्या बात करें, अगर कहीं और भी जगह देखें तो बहुत उनके लिए जो अम्यूनिटी चाहिए वुमेन्स के लिए वो हर जगह नहीं होती है. तो दैट इज वाई कि वुमेन जो है वो टॉप पर नहीं पहुंच पाती हैं और लोग उनको पहुंचने नहीं देते हैं. द सीजीआई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोल क्रेडिट फॉर द रिसेंट अपॉइंटमेंट ऑफ 9 जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट इन वन शॉट. द कोलेजियम लेड बाय द सीजीआई हैड फॉलोड दिस फेट बाय रिकमेंडिंग अ वॉपिंग 68 जजेस टू 12 हाई कोर्ट अगेन इन वन गो. तो सीजीआई ने कहा कि सोल क्रेडिट नहीं लिया, मतलब उन्होंने कहा कि मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं. जो 9 जजेस एक साथ जो हुए हैं, जो हिस्टोरिक है, जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं एक साथ, वो 9 जजेस के लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं, पूरी कॉलेजियम का एक काम था. और पूरी कॉलेजियम ने एक ही बार में 12 हाई कोर्टों में 68 जजेस को फिर से रिकमेंड किया है. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग रिमार्केबल. द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. स्टे कनेक्टेड विद अस. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं अगर अच्छी लगी, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो बताएं. और हम क्या सोर्सेस और ऐड कर सकते हैं, क्या आप और चाहते हैं, जो आपको चाहिए, जो आपकी हेल्प कर सकता है आपकी पढ़ाई को और तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए, जुड़े रहें हमारे साथ. और जो हमारे सोर्सेज हैं वीडियो के वो होते हैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, PIB, डाउन टू अर्थ, PRS. सारे सोर्सेज से मिलाकर आपके लिए ये न्यूज एनालिसिस लेके आते हैं हम. तो थैंक यू फॉर रीडिंग एंड वॉचिंग विद अस. थैंक